इसमें अभी तक स्टार प्रचारकों की लिस्ट का कुछ पता ही नहीं है। अभी तक उत्तराखंड के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि प्रदेश के बड़े नेता अपने अपने क्षेत्र में उलझे हुए हैं और दिल्ली से बड़े नेताओं को बुलाने पर अभी तक कोई बात नहीं हुई। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि हमारा हर उम्मीदवार बड़ा प्रचारक है। प्रचार करेगा कौन आपके यहाँ? नहीं, ये सब लोग करेंगे और प्रचार चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और ये हमारे पास तो सेल्फ कंटेंट यूनिट है। हरिद्वार में हमारे कैंडिडेट जो है वो खुद ही एक बहुत अच्छे प्रचारक हैं। प्रकाश जोशी जी बहुत अच्छे प्रचारक हैं। जोग सिंह गुंजोला जी का व्यक्तित्व जो है एक उत्तराखंडियत का प्रतीक है, तो अपने आप में एक पूरे वो है। गणेश गोदियाल हमारी भविष्य की संभावना है। सारा उत्तराखंड को भविष्य की संभावनाओं के रूप में देखता है। प्रदीप टमटा जी को हम एक ऐसी पहचान के रूप में देखते हैं जो राष्ट्रीय फलक पर हमारे झंडे को, उत्तराखंड के झंडे को ऊंचा उठाने का काम करेगा। तो ये हमें कहीं प्रचार की चिंता नहीं है। और लेकिन ये लोग भी जुटेंगे, जो नेतागणों का अपना नाम लिया है, ये सब जगह जुटेंगे। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दीपांकर, बीजेपी चुनाव प्रचार में काफी आगे दिख रही है। बीजेपी ने काफी पहले ही अपने कैंडिडेट भी अनाउंस कर दिए, चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया और अब बड़ी बात यह कि बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट जारी कर दी गई। कांग्रेस दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल शीनम, क्योंकि आज यहां पर नॉमिनेशन का आखिरी दिन है 27 मार्च और आज दोनों पार्टियों के सभी उम्मीदवार अपना अपना नॉमिनेशन फाइल कर देंगे और कल से जाहिर तौर पर प्रचार आगे बढ़ेगा। लेकिन बीजेपी के जिस तरह आपने लिस्ट बताई और जिन नेताओं के नाम आपने लिए, बीजेपी की तैयारी यहां पर पूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जितने भी बड़े नेता बीजेपी के यहां पर प्रचार के लिए आ सकते हैं, उन सब की लिस्ट तैयार है। लेकिन उसी मुकाबले में अगर कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस यहां पर भी कमजोर नजर आती है। हरीश रावत से जब हमने सवाल पूछा कि आपकी तरफ से प्रचार कौन करेगा, तो उनके पास कोई साफ साफ जवाब इस बात का नहीं है कि सेंटर से कोई बड़ा नेता आएगा या नहीं आएगा, कोई अभी बातचीत हुई है या नहीं हुई। इसके साथ साथ क्योंकि हरीश रावत अपने बेटे के प्रचार में खुद उलझे हुए होंगे, उसके चुनाव में उलझे होंगे हरिद्वार में। गणेश गोदियाल जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, खुद चुनाव लड़ रहे हैं। प्रीतम सिंह सीईसी के मेंबर हैं, तो लगातार उन्हें बैठकों के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। और करण महारा प्रदेश अध्यक्ष हैं और अब वो प्रोग्राम जरूर लगाएंगे। तो राज्य के नेता भी अपने अपने कामों में उलझे हुए हैं और हरीश रावत का कहना है कि उनका जो भी उम्मीदवार है वो खुद में प्रचारक है और वो खुद वहां पर प्रचार की कमान संभाल सकता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक मैनेजमेंट होता है पार्टी का, एक कैंपेन को आगे बढ़ाने की बात होती है जिसमें आप दूसरे नेताओं की मदद लेते हैं। तो बीजेपी उस पूरे सिस्टम को जिस तरीके से यूज करती है, मैनेजमेंट जिस तरीके से करती है, बड़े चेहरों के साथ जोड़कर अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करती है, वो कोशिश यहां पर कांग्रेस की तरफ से नजर नहीं आती। शीनम, बिल्कुल। और बीजेपी का जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि 40 लोगों का लिस्ट में नाम शामिल हो चुका है और ये नाम सामने भी आ गए हैं। लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो दीपांकर, कांग्रेस अभी तक प्रचार सही तरीके से शुरू भी नहीं कर पाई है। एक तरफ तो बीजेपी लगातार रोड शो कर रही है, रैलियां कर रही है और जब नामांकन भरने के लिए भी प्रत्याशी पहुंचते हैं तो बड़ी संख्या में हुजूम कार्यकर्ताओं का उमड़ता है। दूसरी तरफ कांग्रेस में कोई इतनी खास एक्साइटमेंट भी कार्यकर्ताओं में नहीं दिख रही है। क्या वजह इसके पीछे समझी जाए कि कांग्रेस के जब प्रत्याशी पहुंचते हैं तो नामांकन के दौरान भी इतना कोई बड़ा शक्ति प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है? हाँ बिल्कुल। टिहरी की अगर कल बात करें, कल एक नॉमिनेशन टिहरी का हुआ है, बाकी 4 नॉमिनेशन आज होने हैं, तो आज क्या तस्वीर आती है वो देखनी होगी। लेकिन टिहरी की जो कल नॉमिनेशन हुआ था जोग सिंह गुंजोला का, उसमें भीड़ जरूर नजर आई थी। लेकिन जो सवाल आपने पूछा कि एक उत्साह कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा, कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बड़ा निराश है कि जो उम्मीदवार इस समय पार्टी की तरफ से घोषित किए गए हैं, सिर्फ पौड़ी के एक उम्मीदवार को कांग्रेस कार्यकर्ता मानते हैं, गणेश गोदियाल को, कि जो एक मजबूत उम्मीदवार है जो वहां पर फाइट में है। बाकी जो 4 उम्मीदवार, चाहे जोग सिंह गुंजोला हो, चाहे प्रदीप टमटा हो, चाहे प्रकाश जोशी हो, चाहे वीरेंद्र रावत हो, बीजेपी के कंपैरिजन में, बीजेपी की तुलना में इन चारों उम्मीदवारों को कमजोर उम्मीदवार माना जा रहा है। करण महाराज सूत्रों के हवाले से खबर इस बात से नाराज है कि जिन नामों को उन्होंने बिल्कुल लास्ट में रखा था उन लोगों को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया। तो अगर उम्मीदवार ऐसे होंगे जिन पर कार्यकर्ता का भरोसा नहीं होगा, संगठन जिनके पीछे खड़ा नहीं होगा, ऐसे में उस उम्मीदवार को अपनी लड़ाई सिर्फ खुद लड़नी है। तो ना तो जोश बड़े नेताओं की तरफ से पैदा हो पा रहा है, ना कार्यकर्ता इस पूरे इलेक्शन से जुड़ पा रहा है। और कांग्रेस का इलेक्शन कहीं ना कहीं शुरुआत में टिकट घोषित होने के साथ ही पूरा डिरेल से नजर आ रहा है। शीनम, ठीक है दीपांकर, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी। और आज नॉमिनेशन का क्योंकि आखिरी दिन है
तो आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी आज आपको नामांकन भरते हुए दिखाई देने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो आज सुबह हल्द्वानी में मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखाई दिए और मुख्यमंत्री अचानक से बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जीवन चंद्र उपाध्याय के घर पर पहुंच गए और उनके परिवार का हालचाल जाना। मंगलवार शाम को हल्द्वानी पहुंचे थे और आज सीएम का बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में नामांकन में शामिल वो होने वाले हैं। तो ये सुबह सवेरे का हालचाल हमने आपको बताया, मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंच गए हैं। नैनीताल लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार अजय भट्ट आज रुद्रपुर में नामांकन भरने वाले हैं। अजय भट्ट के नामांकन में सीएम पुष्कर धामी मौजूद रहेंगे और अजय भट्ट के नामांकन के बाद बीजेपी की रैली भी होगी। तो आज अजय भट्ट मौजूद रहने वाले हैं नामांकन में और गांधी मैदान में ये बीजेपी की रैली रहेगी। तो नैनीताल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और आज नामांकन भरा जाएगा। अजय भट्ट की ओर से नैनीताल से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा हुआ है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट आज अपना नामांकन भरने वाले हैं। नामांकन से पहले भट्ट ने हल्द्वानी में मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और अपनी जीत का दावा किया, जीत की कामना भी करते हुए भगवान से दिखाई दिए। आपको बता दें कि अजय भट्ट की बीजेपी ने अजय भट्ट को दूसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया है। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुद्रपुर में नॉमिनेशन को लेकर भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शैलेंद्र से हम अपडेट ले लेते हैं। शैलेंद्र, कितने बजे नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा और नामांकन से पहले अजय भट्ट मंदिर में भी पहुंचे, दर्शन पूजन किया, भगवान का आशीर्वाद लिया? देखिए, बिल्कुल शीनम, अगले 10 से 15 मिनट के भीतर जो केंद्रीय निवर्तमान राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, वो रुद्रपुर में पहुंचेंगे। रुद्रपुर में इस समय मैं कलेक्ट्रेट के पास ही मौजूद हूं और ये कलेक्ट्रेट के बाहर जो है ये पूरी की पूरी तैयारियां मैं दिखाऊं तो बैरिकेड्स किए गए हैं और यहीं पर 5 लोगों के साथ नामांकन के लिए वो यहाँ पर पहुंचेंगे अजय भट्ट। और तकरीबन दोपहर जो है 1 से 2 बजे के बीच में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रकाश जोशी, उनके नामांकन का कार्यक्रम है। लेकिन जो भट्ट ने बुधवार दिन की सुबह है, यानी जो नामांकन की सुबह है, उसकी शुरुआत पूजा अर्चना से की है और उन्होंने दावा किया कि वो जीत रहे हैं और बीजेपी 400 के पार का जो नारा दिया गया है उसमें नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा का भी एक बड़ा योगदान रहेगा और एक सीट जो है इस 400 के पार में बीजेपी जो है वो नैनीताल उधम सिंह नगर की सीट भी जीत रही है। ये दावा है उनका और बीजेपी लगातार तीसरी बार है कि अजय भट्ट तो दूसरी बार चुनावी मैदान में है, लेकिन ये तीसरा ऐसा मौका है बीजेपी के पास जिसपे बीजेपी हैट्रिक बना सकती है। ऐसे में पहले जो है यहाँ से जो सांसद रहे हैं अजय भट्ट, उन्हीं को सिटिंग सांसद रहे हैं तो उनको दोबारा से चुनावी मैदान में उतारा है। तो बीजेपी के पास कई सारे वादे हैं और कई सारे उनके किए हुए काम हैं बीजेपी कैंडिडेट के पास, लेकिन कांग्रेस के पास बिल्कुल युवा चेहरे हैं। प्रकाश जोशी हालांकि 2 बार विधानसभा चुनाव वो जरूर लड़ चुके हैं कालाढूंगी से, लेकिन वहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन प्रकाश जोशी में एक युवा जोश है और अजय भट्ट एक अनुभवी चेहरा है, तो दोनों के बीच में ही ये पूरा का पूरा मुकाबला रहना है। और क्योंकि आज 27 तारीख है तो 27 आज एक तरीके से नामांकन का अंतिम दिन है, तो जितने भी नामांकन होने हैं वो आज ही होने हैं और अभी तक कुल मिला के 3 नामांकन हो चुके हैं और जो बाकी के नामांकन जो 3 नामांकन हैं वो हो चुके हैं और बाकी के नामांकन आज होंगे, यानी जितने भी नामांकन होने हैं वो आज ही उनके पास मौका है। और शैलेंद्र, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर कोई अपडेट हो, वो कितने बजे के आसपास नॉमिनेशन में पहुंच सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस नॉमिनेशन के बाद, अजय भट्ट के नॉमिनेशन के बाद जो है यहाँ पर रैली करनी है। वो हल्द्वानी पहुँच गए हैं, कल ही शाम वो हल्द्वानी पहुँच गए हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले दिखाया कि किस तरीके से मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और वो थोड़ी देर बाद अजय भट्ट के साथ ही यहाँ पर पहुँचेंगे और वो भी मुख्यमंत्री भी इस पूरे के पूरे नामांकन में अजय भट्ट के साथ शामिल रहेंगे।
रुद्रपुर में नामांकन आज अजय भट्ट करेंगे। अजय भट्ट के नामांकन के बाद बीजेपी की रैली भी यहां पर होनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे। हमारे सहयोगी लगातार इस पर जानकारी हमें दे रहे थे। और दूसरी तरफ बात करें, कांग्रेस के भी 4 प्रत्याशी आज नामांकन भरने वाले हैं। हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। नैनीताल लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रकाश जोशी रुद्रपुर में अपना नामांकन भरेंगे और कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा अल्मोड़ा में प्रदीप टमटा नामांकन भरेंगे और हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र रावत के नामांकन के दौरान हरिद्वार में मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस के भी 4 नामांकन आज भरे जाने हैं और आज आखिरी दिन है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी आज नामांकन भर रहे हैं। उत्तराखंड के साथ साथ देश की भी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही पौड़ी में कल बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने नामांकन भरा और पूरा गढ़वाल यहां पर उमड़ता हुआ नजर आया। पूरा गढ़वाल उनके समर्थन में दिखाई दिया। दिग्गजों का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद पहुंचे, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद तीरथ सिंह रावत और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, वन मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। पूरी गढ़वाल लोकसभा के सभी विधायक मौजूद रहे। नामांकन से पहले अनिल बलूनी ने स्टेशन से धार रोड तक विशाल रोड शो भी निकाला और इस दौरान बीजेपी समर्थकों में काफी उत्साह नजर आया। अनिल बलूनी को रोड शो में भारी जन समर्थन भी मिला है। टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह ने भी कल नामांकन भरा और माला राज्यलक्ष्मी ने बड़ी जीत का भी यहां पर दावा किया है। नामांकन से पहले परेड ग्राउंड में रोड शो निकाला गया और रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी और माला राज्यलक्ष्मी का ये रोड शो पलटन बाजार से भी गुजरा। इस दौरान पीएम मोदी और सीएम धामी जिंदाबाद के नारों का जोश नजर आया। माला राज्यलक्ष्मी ने अपने शपथ पत्र में संपत्ति का ब्यौरा भी दिया। शाह के पास 82 करोड़ से ज्यादा की चल और अचल संपत्ति है। इनके पति के पास 52 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। इसके अलावा 144 करोड़ से ज्यादा की पैतृक संपत्ति विरासत में मिली है। वहीं 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इनके परिवार के पास है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तराखंड के लिए अपने 5 सीट के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बड़ी बात यह है कि बीएसपी ने नैनीताल और हरिद्वार सीट पर 2 मुस्लिम प्रत्याशियों पर दाव खेला है। इन्हीं 2 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक बड़ी संख्या में है। बीएसपी के प्रत्याशियों की बात करें तो टिहरी से नीमचंद छुरियाल, पौड़ी से धीर सिंह बिष्ट, अल्मोड़ा से नारायण राम, नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से अख्तर अली और हरिद्वार से जमील अहमद को प्रत्याशी बनाया। हरिद्वार सीट पर भावना पांडे के पलटी मारने के बाद जमील अहमद कासमी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जमील अहमद कासमी मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा से साल 2012 से 17 के बीच विधायक रह चुके हैं। माना जा रहा है कि हरिद्वार सीट पर बीएसपी के कैडर वोट मुस्लिम और एससी को अपने पक्ष में करने के लिए कासमी पर दाव लगाया गया। और बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां पर बीएसपी के प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम को हटाया गया। भावना पांडे के मामले में बीएसपी सुप्रीमो ने एक्शन लिया है। दरअसल भावना पांडे ने बीएसपी ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों बाद इसे छोड़ दिया, जिसके बाद बीएसपी सुप्रीमो ने कार्रवाई करते हुए प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम को हटाया गया। अब 2 प्रभारी शमसुद्दीन राइन और सुरेश आर्य चुनाव की जिम्मेदारी देखेंगे। पुलकित शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। पुलकित, भावना पांडे के मामले को लेकर एक्शन हुआ और बीएसपी सुप्रीमो की नाराजगी के बाद कह सकते हैं ये एक्शन देखने को मिला है और बीएसपी के प्रदेश प्रभारी को हटा दिया गया है। क्या लेटेस्ट अपडेट, क्या जानकारी, किस तरह के जो है यहाँ पर राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है?
देखिए, इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में जो बसपा के एक प्रदेश प्रभारी है नरेश गौतम, उनका पद जो है भेंट चढ़ गया है। और ये पद जो भेंट चढ़ा है, ये एक निर्दलीय प्रत्याशी अभी तक जो अपना दाव ठोक रही थी, वो उन्होंने 6 दिन पहले ही उन्होंने जो है बसपा ज्वाइन की थी। और बसपा ज्वाइन करने के बाद से ही उन्होंने पार्टी से संपर्क रखना बंद कर दिया, पार्टी नेताओं के फोन उठाना उन्होंने बंद कर दिया। जो पार्टी के नेता थे, बसपा के नेता थे, उनके समझ में नहीं आया कि 2 दिन पहले जिन्होंने बसपा ज्वाइन की थी, पूरे जोर शोर से ज्वाइन की थी, मुस्लिम समाज के, दलित समाज के लिए जो है उनके लिए काम करने की जो है बड़ी बड़ी बातें कही थी। क्या कारण है कि वो अब जो है पार्टी से संपर्क नहीं रख रही है। इस बीच जो है भावना पांडे के इस्तीफे की जो है बात सामने आने लगी। और उसके साथ ही उन्होंने जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके समर्थन की भी बात कही। तो उसको लेकर जो पूरे 4 से 5 दिन तक जो ये पूरा जो उम्मीदवार उनको तय माना जा रहा था भावना पांडे को, तो बसपा को कहीं ना कहीं उससे काफी जो है नुकसान हुआ। उनका समय भी इसको लेकर जो है काफी इसमें वेस्ट हुआ। फिर तुरंत जो है नए प्रत्याशी की इस पर तलाश भी की गई। और वो जो प्रत्याशी है जमील अहमद, उनको प्रत्याशी बना भी दिया गया है और उनका जो है आज नामांकन भी होगा। तो इस पूरे घटनाक्रम में जो संगठन की ओर से जो एक लापरवाही देखी गई, कि निर्णय कमी देखी गई, इससे जो बसपा सुप्रीमो है मायावती, उनको काफी नाराजगी हुई है। और उस नाराजगी के चलते बसपा के एक प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम को जो है पद से हटा दिया गया है। बसपा के 3 प्रदेश प्रभारी हैं, उसके अलावा जो 2 प्रभारी मौजूदा हैं, शमसुद्दीन राइन और सुरेश आर्या, अब उनके पास पूरी जिम्मेदारी है कि वो लोकसभा के जो चुनाव है उनको यहाँ पर वो देखेंगे और चुनाव में ज्यादा से ज्यादा जो पार्टी है वो अच्छा प्रदर्शन करे, जीत की ओर बढ़े, जो कि किसी भी पार्टी का, किसी भी नेता का जो उद्देश्य होता है उसकी तरफ वो आगे बढ़ेंगे। तो एक बसपा की तरफ से एक बड़ा ये घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि इस वक्त जो चुनावी माहौल चल रहा है उसमें जो नेता है वो दल बदल कर रहे हैं, अपने नफा और नुकसान को देखते हुए जो है वो इस दल से उस दल की ओर जा रहे हैं। तो वही यहाँ पर भी देखने के लिए मिला है। और यही कारण है जो भावना पांडे है वो पिछले 1.5 से 2 सालों से लगातार यहाँ पर बड़ी दावेदारी के साथ में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। और उसके बाद जब अब उन्होंने एक बड़ा घटनाक्रम इसमें ये हुआ है। बिल्कुल पुलकित, तो कह सकते हैं कि ये पद जो है इसी की भेंट चढ़ गया इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के चलते। बहुत शुक्रिया पुलकित तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर सबसे ज्यादा वोटर्स हरिद्वार संसदीय सीट पर हैं। हरिद्वार में 20,31,000 वोटर हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर नैनीताल उधम सिंह नगर की सीट है। 20,10,000 मतदाता यहां पर हैं। तीसरे नंबर पर टिहरी गढ़वाल संसदीय सीट पर 15,74,000 वोटर्स हैं। चौथे नंबर पर अल्मोड़ा संसदीय सीट पर 13,37,000 मतदाता और 5वें नंबर पर पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट पर 13,66,000 मतदाता हैं। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत और कांग्रेस नेता हरीश रावत के बीच वार पलटवार का दौर चल रहा है। पार्टी की विचारधारा और परिवारवाद के आरोपों को लेकर जुबानी जंग जारी है। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी और उनके बयान पर हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा देश को बर्बादी की ओर लेकर जा रही है और कांग्रेस की विचारधारा ने देश की आजादी के लिए काम किया और देश का संविधान बनाया। एक विचारधारा जो देश की मिट्टी की सौंध से निकली हुई विचारधारा है और एक ऐसी विचारधारा जो पश्चिम यानी सुदूर, जिसके संस्थापक एक गोरे थे, अंग्रेज थे, वहाँ से निकली हुई धारा है, विचारधारा है। हाँ, विचारधाराओं की लड़ाई है और एक विचारधारा ऐसी है जो इस देश को बर्बादी की तरफ लेकर के जा रही है। दूसरी विचारधारा वो है जिसने देश की आज़ादी के लिए काम किया, जिसने भारत का संविधान बनाया, जिसने भारत को विकास के रास्ते पर डाला। 75 साल के हरीश रावत की राजनीतिक पारी करीब करीब समाप्त हो चुकी है और बेटी को विधायक बनाने के बाद अब बेटे को सांसद बनाने की जिद है। लेकिन जिस बीजेपी के आगे हरीश रावत खुद नहीं टिक पाए, वहां पर बेटा कितने पांव जमा पाएगा, ये बड़ा सवाल है। जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी बेटे को अब पूर्व सीएम हरीश रावत बड़ी सियासत की ABCD सिखा रहे हैं। जिस हरिद्वार से 15 साल पहले खुद सांसद बने, उसी हरिद्वार से सांसद की कुर्सी पर बेटे वीरेंद्र रावत की ताजपोशी करना चाहते हैं। 2022 में पहली बार बेटी अनुपमा हरिद्वार ग्रामीण से विधायक बनी, तो भी बड़ा रोल पिता का ही था। अब बारी बेटे वीरेंद्र की है, तो पहली बार में ही बेटे को सांसद का टिकट दिलाने वाले पिता के कंधों पर उम्मीदों का बड़ा बोझ है। तो बेटे आनंद रावत को अब तक विधायक या सांसद का चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के परिवार की राजनीति
बेटी आगे बढ़ाएगी या बेटा कामयाब हो पाएगा, ये अगले 20 दिन में हरिद्वार में बेटे का हाथ थामे हरीश रावत की मेहनत से तय होगा। और सामने मुकाबले में वही बीजेपी है जिसने 7 साल में हरीश रावत को एक चुनाव नहीं जीतने दिया। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई नया लड़का, इसको अनुभव नहीं है, लेकिन मैं 25 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हूँ और 25 वर्ष का मेरा अनुभव और 55 वर्ष का मेरे पिताजी का अनुभव, दोनों का अनुभव मिला के आप देखेंगे तो उनसे कई ज्यादा अनुभव मुझे है और निश्चित रूप से उनके अनुभव का मुझे लाभ मिलेगा, न सिर्फ जीतने में बल्कि उसके बाद जनता की सेवा करने में भी मैं उनका अनुभव का लाभ मिलेगा। होता है, पिता के साथ भी कुछ सीखते हैं, औरों से भी कुछ सीखते हैं। तो जो कुछ कांग्रेस के अपने बड़ों से सीखा है तो मुझे पूरा भरोसा है कि वीरेंद्र उसका अपने में उसको समाहित करते हुए और आगे एक अच्छे जनप्रतिनिधि, अच्छे चुने हुए जनता के नुमाइंदे सिद्ध होंगे। जिस हरिद्वार में वीरेंद्र रावत पहली बार पिता का हाथ थामे किस्मत आजमा रहे हैं, उसी हरिद्वार सीट के लिए रिश्ते में मामा करण माहरा भी दावेदार थे। माहरा इस वक्त पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसीलिए भांजे ने नामांकन से पहले मामा का आशीर्वाद लिया तो पिता हरीश रावत ने भी बंद कमरे में बात की। खबरें हैं कि ज्यादातर सीटों पर कमजोर उम्मीदवार उतारे जाने से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा नाराज हैं। देखिए, वीरेंद्र रावत कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पुत्र भी हैं लेकिन वो कार्यकर्ता भी है और ठीक है, कोई भी चुनाव लड़ेगा, हरीश रावत जी का फर्ज है क्योंकि वहाँ के वो MP भी रहे हैं, वहाँ से वो केंद्रीय मंत्री भी बने वहीं से जीतने के बाद और यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। वीरेंद्र रावत के साथ साथ उनको बाकी की 4 सीटों में भी लोगों को मदद करनी चाहिए। पूर्व सीएम हरीश रावत 55 साल की सियासत में हर दौर देख चुके हैं, पर 4 बार लगातार हार का मुंह देखने वाले हरीश रावत ने इस बार बेटे वीरेंद्र पर दांव चला है और 4 जून को पता चल जाएगा कि हाथ थाम कर सियासत में बेटे के पांव जमाने की कोशिश कितनी कामयाब होती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। चमोली की थराली विकासखंड के कोथरा गांव के मकान में आग लग गई। सुबह करीब 3:30 बजे मकान में अज्ञात कारणों से आग लगी है, जिससे घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया है। और गनीमत ये रही कि घर में सोए हुए सभी लोगों को ग्रामीणों ने सुरक्षित घर से बाहर निकाल लिया, जिससे जन हानि होने से बच गई। 3:10 होगा था। वो कुत्ता भौंक रहा था बहुत ज्यादा, बिल्कुल कुत्ता क्या भौंक रहा था वो खिड़की के बगल में, जो रोड से नहीं था। तब गए मैं बाहर गए तो तब देखने तब धुआं होने से केवल वो आग नहीं देखे, बहुत जोरदार धुआं लगे। मैं सब आज गमर सवेरे उठी के बात है। उत्तरकाशी में मुख्यालय से लगे जंगलों में आग तेजी से फैल रही है और रात भर बाड़ाहाट रेंज के जंगलों में आग लगी रही। पहाड़ में जैसे जैसे तापमान लगातार बढ़ रहा है, जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही है। अब तक उत्तरकाशी वन प्रभाग के बाड़ाहाट रेंज समेत मुखेम के जंगल वनाग्नि से धधक चुके हैं। तो मुखेम के जंगल भी आग से जल रहे हैं। उत्तरकाशी की यह खबर। देर रात भी आग लगने की घटनाएं जो देखी गई वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। रात भर जंगल धधकते रहे और आग से लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई। और खबरों में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।